दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में। हमने जो विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें औद्योगिक क्रांति पढ़ ली थी। अब औद्योगिक क्रांति के आगे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एकीकरण, जो जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण पढ़ना है। परंतु वीडियो के इस भाग में हम सिर्फ जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद अगले पार्ट में हम फिर इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण को शुरू करने से पहले हम इसके चरण पढ़ लेते हैं कि किन किन चरणों में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध हुआ और गेस्टाइन की संधि हुई, पहला पॉइंट जर्मनी के एकीकरण का। दूसरा, ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ और प्राग की संधि हुई थी। और तीसरा पॉइंट था फ्रैंको प्रशियन युद्ध, यानी फ्रांस और प्रशा का युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। दोस्तों इस तीनों पॉइंट को याद रखने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। डेनमार्क गेस्टाइन, ऑस्ट्रिया प्रशा प्राग प्रा और फ्रैंको प्रशियन और फ्रैंकफर्ट फ्रे डेन गे। तो डेनमार्क से युद्ध हुआ तो गेस्टाइन की संधि, ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ तो प्राग की संधि और फ्रैंको प्रशियन युद्ध हुआ तो फ्रैंकफर्ट की संधि। इस तरह से ये जर्मनी का एकीकरण 3 चरण में पूरा होता है। एकीकरण को पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, उस समय का जो उसका नक्शा था, जर्मनी के आसपास का जो इलाका था, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ये वाला भाग पूरा प्रशा है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया का भाग इधर, ये प्रशा, और इधर ये फ्रांस है, ओके, और ये डेनमार्क है। अब प्रशा को इस पूरे जर्मनी का एकीकरण करने में 3 चीज़ें आड़ी आ रही थी। एक तो था ये डेनमार्क, एक इधर ऑस्ट्रिया और एक इधर फ्रांस। अब ये जो प्रशा के जो भी अपन पढ़ेंगे आगे किस तरह से इसका एकीकरण हुआ, इसको यहाँ पर थोड़ा नक्शे को थोड़ा ध्यान से अपन अगर समझ लेंगे ना, तो बहुत ही आगे पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी रहेगी, और ये लाइफ टाइम दिमाग में बैठ जाएगा किस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जब प्रशा ने इस जर्मनी के एकीकरण का सोचा, तो सबसे पहले उसने डेनमार्क को अपने रास्ते से हटाया। अभी अपन ने पॉइंट देखे थे, पहला युद्ध हुआ था डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन की संधि हुई थी। तो उस युद्ध में क्या किया था, प्रशा ने ऑस्ट्रिया से अपनी दोस्ती कर ली, ठीक है। प्रशा और ऑस्ट्रिया दोनों ने मिल करके डेनमार्क से युद्ध किया, डेनमार्क रास्ते से हट गया। अब प्रशा को ऑस्ट्रिया को हटाना था। अब यहाँ पर प्रशा और ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया हार जाता है, और फिर लास्ट में प्रशा और फ्रांस का युद्ध होता है। अभी अपन ने देखा था फ्रैंको प्रशियन युद्ध। तो एक एक करके प्रशा के जो कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, उन सब ने मिल करके इन एक एक को हराया। पहले डेनमार्क को, फिर ऑस्ट्रिया को और फिर फ्रांस को। ये नक्शा आप इस वीडियो के बाद में भी इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। इसके बाद जब रिवर्स में जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से एक घटनाक्रम चला था। अब यहाँ पर इतना पूरा डिटेल में अपन इस नक्शे में नहीं समझ करके इसको एक एक को पॉइंट को समझते हैं। पर ये ध्यान रखना, प्रशा इधर है, यहाँ डेनमार्क है, यहाँ श्लेस्विग और होल्स्टाइन के प्रदेश हैं, ये इधर ऑस्ट्रिया है, और ये इधर ये फ्रांस है, और फ्रांस में ये अल्सास और ये लोरेन के प्रदेश हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे अपन शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले अपन इसके एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था, और इसके 3 भाग थे, उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। अभी अपन ने देखा था उधर डेनमार्क के साइड का इलाका, और बीच में मध्य जर्मनी वाला इलाका, और इधर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साइड में दक्षिण का भाग। उत्तरी भाग में प्रशा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट ये भाग थे। उत्तरी भाग में प्रशा, सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट थे। मध्य भाग में राइनलैंड का भाग था, और दक्षिणी भाग में बुटेमबर्ग, बवेरिया, बादेन, पेलिटेनेट, हेस और डर्मेस्टाट ये भाग थे दक्षिणी भाग में। हालांकि जर्मनी विखंडित था, परंतु 2 बातें इनको आपस में जोड़ती थी। ये पूरा जर्मनी 300 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था, पर 2 बातें थी तो जो इनको पूरे जर्मनी को एक भाग में एक सूत्र में पिरोती थी, और वो बातें थी, पहली बात तो थी कि ये जो राज्य थे उन राज्यों में रोमन सम्राट के प्रति आदर भावना थी। सभी राज्यों में, ये जो जितने भी थे 300 से अधिक रियासतें थी, इन सभी में रोमन सम्राट के प्रति आदर भावना थी, एक जैसी भावना थी, सभी आदर करते थे।
और दूसरी डाइट का अस्तित्व था, जहां राज्यों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर उपस्थित होते थे, चाहे वो अलग अलग राज्य हों, अलग अलग रियासतें हों, पर एक डाइट नाम की एक संस्था थी जहां पर सभी राज्यों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर उपस्थित होते थे। तो ये बातें, दो बातें इनको आपस में सभी जर्मनी को एक साथ जोड़े रखती थी। फ्रांसीसी लिपान के अनुसार यह इतिहास के मजाकों में से एक ही है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। नेपोलियन के बारे में दोस्तों इसके पहले भी अपने थोड़ी बहुत जानकारी ली, इसके पहले वाले वीडियो में भी। नेपोलियन जिसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी वजह से जर्मनी की जो अलग अलग रियासतें थी वो सब रियासतें एक हो गई थी। तो नेपोलियन ने जो अपना साम्राज्य विस्तार की वजह से उस जर्मनी को जो एक कर दिया, मतलब वो एक करना नहीं चाहता था, परंतु उसकी साम्राज्यवादी नीति की वजह से वो एक हो गया था। इसलिए फ्रांसीसी लिपान ने लिखा कि इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन ही था। ये जो जर्मनी का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बाधाएं भी थी, कि रुकावटें थी कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, और वो प्रमुख बाधाएं थी। पहला, जर्मनी की समस्या में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। अभी अपन ने मैप में देखा था दोस्तों कि जर्मनी के एक साइड में ये जो जर्मनी था बाद में इसका पूरा एकीकरण हुआ, पर एक साइड में ऑस्ट्रिया है, एक साइड में डेनमार्क है और एक साइड में फ्रांस है। तो ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता था जर्मनी की समस्याओं में। जहाँ पर भी फूट थी, जहाँ अपने एक कहावत है ना, जहाँ फूट है वहाँ लूट है, तो जर्मनी में जो फूट थी या जर्मनी में जो अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राज्य थे, तो उन सब में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। दूसरी बाधा थी, जर्मन राज्यों में आर्थिक, प्रांतीय, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं थी। अब 300 से अधिक रियासतें थी, तो उसमें सब में आर्थिक, पंथवाद, समाज की तरह से या राजनीति की तरह से कई सारी असमानताएं थी, सबकी अलग अलग अपनी मान्यताएं थी। अगली बाधा थी, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की रुचि जर्मन राज्यों में थे। इधर ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था और उधर अपन ने इस साइड में देखा था फ्रांस। तो फ्रांस और इंग्लैंड, क्योंकि ये हमको पता है जब भारत में भी फ्रांसीसी आए थे, इंग्लैंड वाले आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, तो वो जो उपनिवेश बढ़ाने के चक्कर में थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की भी रुचि जर्मन के राज्यों में थी। अगली बाधा थी, अधिकांश राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति। अब ये जो 300 से अधिक रियासतें थी, उन सब में कई सारे राज्यों में शिथिल सैनिक शक्ति थी, ज़्यादा दम वाली ताकतवर सेनाएं नहीं थी। अगली बाधा थी, जन सामान्य में जागृति का अभाव। और जब अलग अलग टुकड़ों में थे तो उन सब में जागृति का अभाव था। जो राष्ट्रवाद की भावना या एक देश की भक्ति की भावना होनी चाहिए, वो नहीं थी। और बाधा एक और, जर्मनी के दक्षिण राज्यों में पोप का प्रभाव। जर्मनी का मैप जब अपन देखेंगे तो वहाँ पर पोप जो था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा उस जर्मनी के दक्षिण वाले राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और पोप उस समय अंधविश्वास, ये जितनी भी चीज़ें थी उन सब में ये ज़्यादा कुछ था। ठीक है दोस्तों, ये उस जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं थी, पर बाधाओं के साथ साथ कुछ प्लस पॉइंट भी थे, कुछ सहायक तत्व भी थे जर्मनी के एकीकरण में। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था जोल्वरिन। जोल्वरिन के बारे में अपन ने औद्योगिक क्रांति और यूरोप का राष्ट्रवाद का जो इसके पहले का वीडियो है उसमें काफ़ी कुछ अपन ने पढ़ा है कि जोल्वरिन जो शुल्क संधि थी, 1818 में प्रशा द्वारा जर्मनी के छोटे राज्यों में सीमा शुल्क संधि जोल्वरिन लागू की गई थी, जिसमें अलग अलग बहुत सारी शुल्कें ली जाती थी। उन सबको एक कर दिया था जोल्वरिन नामक इस शुल्क संधि से। आर्थिक एकीकरण के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत थी। जो शुल्क था वो आर्थिक मामलों में से संबंधित था, तो परंतु इस आर्थिक एकीकरण के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण की ये शुरुआत थी जोल्वरिन। इस संधि में चुंगी समाप्त हो गई, व्यापार अनवरत चलने लगा और क्षेत्रीय प्रभाव कम कर दिया गया। अब दोस्तों, जब व्यापारी एक दूसरे की सीमाओं में निर्बाध रूप से आने जाने लगेंगे, व्यापार अनवरत रूप से चलने लगेगा, तो कहीं न कहीं वैचारिक मेल मिलाप भी होगा, सामाजिक मेल मिलाप भी होगा। और इसकी वजह से ये बहुत बड़ा कारण रहा जर्मनी के एकीकरण में। सहायक के रूप में जोल्वरिन जो शुल्क संधि थी वो काम कर गई। 1834 ईस्वी तक जर्मन के सभी प्रमुख राज्य एक सदस्य बन गए। ठीक है, व्यापार, आर्थिक जो नीतियाँ थी उन सब की वजह से, ये जो जोल्वरिन की वजह से 1834 ईस्वी तक जर्मन के सभी प्रमुख राज्य, जो बड़े बड़े राज्य थे, वो सब इस जोल्वरिन के सदस्य बन गए। अगला सहायक तत्व था बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन
वहाँ के दार्शनिकों और इतिहासकारों ने जर्मन लोगों में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना भर दी। वहाँ के दार्शनिकों ने, इतिहासकारों ने जर्मनी के लोगों में ये भावना भर दी कि जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा उनके मन में भावना भर दी। और कहीं ना कहीं जैसे कई सारे अपन विज्ञान में जब देखते हैं ग्रीक शब्द आते हैं या कई सारे अपने आविष्कार होते हैं या कई सारे ऐसी साइंस संबंधी बातें होती हैं, तो वहाँ जर्मनी का नाम आता ही आता है। और दोस्तों जर्मनी के लोग थे, उनमें जो ये भावना भरी हुई भावना बहुत आगे तक चली। जैसे प्रथम विश्व युद्ध कहें हम या द्वितीय विश्व युद्ध कहें, तो इनमें कहीं ना कहीं जर्मनी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। चलिए वो अपन बाद में देखेंगे। पर बौद्धिक आंदोलन ये चला और इस बौद्धिक आंदोलन से वहाँ के लोगों के मन में ये सर्वश्रेष्ठता की भावना भर दी गई। जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में 1815 में बर्सेनशेफ्ट नामक देशभक्त संगठन बना। 1815 में एक देशभक्त संगठन बना जिसका नाम था बर्सेनशेफ्ट जेना विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये सब बौद्धिक आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। जहाँ विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब बच्चे उन्होंने सब ने मिल करके देशभक्ति की एक लहर शुरू की, एक चेतना जगाई। अगला सहायक तत्व है औद्योगिक विकास। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो जोल्वरिन संघ पढ़ा था वो आर्थिक रूप से या औद्योगिक रूप से कहीं ना कहीं इसमें भी मेल खाता ही है। जोल्वरिन की वजह से व्यापार में और गति आई, क्योंकि पहले जो रुकावटें थी, पहले जो कम मुनाफा मिलता था पहले, वो अब जोल्वरिन की वजह से अब ज़्यादा मिलने लगा, तो व्यापार और बढ़ने लगा। अब प्रशा में औद्योगिकीकरण तीव्र गति से हुआ, और जब औद्योगिकीकरण होता है, जब विकास आता है, पैसा आता है, तो व्यक्ति को और बातें और सोचने में समय मिल जाता है। रेल मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अब व्यापार और अधिक हो रहा था, जिससे अनेक नगरों को रेल मार्ग से जोड़ा गया। और जैसे ही रेल मार्ग या परिवहन मार्ग से या संचार के साधनों से लोग जुड़ते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो कहीं न कहीं एकता की भावना विकसित होती है। उधर ऑस्ट्रिया अपनी रूढ़िवादी नीति और अन्य के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, और इधर प्रशा अपनी उन्नति कर रहा था। तो जो ऑस्ट्रिया उसके जर्मनी में हस्तक्षेप कर रहा था, वो धीरे धीरे उसकी पुरानी नीतियों की वजह से पिछड़ता जा रहा था, और प्रशा अपनी उन्नति कर रहा था। तो जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व 3 जोल्वरिन, बौद्धिक आंदोलन और औद्योगिक विकास। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का पढ़ेंगे अपन, बिस्मार्क, जो जर्मनी के एकीकरण में जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशा का शासक विलियम प्रथम पारखी नज़रों वाला था। हालांकि उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, परंतु उसकी नज़रें पारखी थी। वो व्यक्ति को पहचान लेता था कि कौन सा व्यक्ति कहाँ तक चलेगा और कितने काम का है। तो उसने बिस्मार्क को पहचाना और बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया। बिस्मार्क चतुर था, राजनीतिज्ञ था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था, और कूटनीतिक कुशलता वाला व्यक्ति था। जो भी अपन ने देखा था ना, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, तीनों को अलग अलग करके किस तरह से ये किया, इन सब में दिमाग जो चला था वो बिस्मार्क का चला था। आगे अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो बिस्मार्क चतुर था, राजनीतिज्ञ था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था और कूटनीतिक कुशलता वाला व्यक्ति था। उसका मानना था कि 1848 से 1849 तक का समय जो वाद विवाद में समाप्त कर दिया गया वह भूल थी। इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि फालतू की वाद विवाद में समय नहीं गंवाना चाहिए। कुछ काम करके, कुछ न कुछ करके, इनोवेशन करके या जो भी सृजनात्मक काम करके उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसका बिस्मार्क का मानना था कि जो समय निकाला वो बहुत बेकार, बड़ी भूल थी। समस्याएं भाषण और बहुमत के द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लोह की नीति से सुलझ सकती हैं। जहाँ ऐसी विकट समस्या हो, जैसे जर्मनी के एकीकरण की बात हो, तो वहाँ बिस्मार्क का मानना था कि रक्त और लोह की नीति से ही समस्या को सुलझा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क को कौन सी नीति थी, तो उसका उत्तर है रक्त और लोह की नीति। प्रशा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए निचले सदन से सैन्य बजट अस्वीकार होने पर उच्च सदन से पारित करवा करके उसने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया था। प्रशा को शक्तिशाली बनाना था, तो उसने क्या किया, जो उच्च सदन और निम्न सदन होता है जहाँ पर अपने जैसे सरकारें होती है, तो निचले सदन से सैन्य बजट अस्वीकार हो गया। तो उसने क्या किया, वहाँ पर अस्वीकार होने के बावजूद उच्च सदन से उसको पारित करवा दिया, और ये इसने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया जर्मनी के एकीकरण के लिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की कूटनीति बहुत अधिक प्रभाव रखती है।
बिस्मार्क की कूटनीति जो थी, उसकी चतुराई थी, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है, जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा आगे, उसके चरण हैं। सबसे पहला डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन की संधि 1865 में हुई। फिर ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ, जिसमें प्राग की संधि 1866 में हुई। और तीसरा फ्रैंको प्रशियन युद्ध, यानी फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ, और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, वो 1871 में हुई थी। चलिए, पहला डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन की संधि। जैसा अपने मैप में देखा था, एक तरफ यहाँ ऊपर उत्तर की साइड में डेनमार्क था, या इस साइड में ऑस्ट्रिया था, और इस साइड में फ्रांस था। तो सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध किया, और बाद में युद्ध के बाद गेस्टाइन की संधि होती है। 1863 में डेनमार्क ने होल्स्टाइन और स्लेस्विग दोनों पर अधिकार कर लिया था। अगर आप इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो डेनमार्क के पास ही होल्स्टाइन और स्लेस्विग के प्रदेश हैं। तो 1863 में डेनमार्क ने इन दोनों पर अपना अधिकार कर लिया। होल्स्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मनी की थी, ठीक है, और स्लेस्विग में जर्मन और डेन दोनों प्रकार के लोग थे। होल्स्टाइन में सिर्फ जर्मनी के लोग ज़्यादा थे, परंतु जो स्लेस्विग था उसमें जर्मनी और डेनमार्क दोनों के लोग थे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे संधि होती है तब कि बिस्मार्क किस तरह से कूटनीति करता है यहाँ पर होल्स्टाइन और स्लेस्विग में, ये थोड़ा ध्यान देना। होल्स्टाइन में जर्मनी के लोग ज़्यादा थे, और स्लेस्विग में जर्मनी और डेनमार्क दोनों प्रकार के लोग थे। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करके जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था, ठीक है। बिस्मार्क ये चाहता था कि जो ऑस्ट्रिया बार बार उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, वो हस्तक्षेप नहीं करे और जर्मनी का एकीकरण हो जाए। परंतु दिक्कत यहाँ पर यह थी कि ऑस्ट्रिया से अगर वो पहले लड़ाई कर लेता है तो उधर डेनमार्क भी उसके विरोध में था, इधर फ्रांस भी उसके विरोध में था, तो कहीं न कहीं ये उसको इसका खामियाजा अलग तरह से भुगतना पड़ता। तो उसने कूटनीतिक रूप से जनवरी 1864 में दोनों डचियों को लेकर के जो प्रश्न था, मतलब ये जो होल्स्टाइन और स्लेस्विग, उनके प्रश्न पर ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता किया उसने, जिसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। ये जो दोनों रियासतें उसने डेनमार्क ने ले ली थी, उसके ऊपर ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती करके समझौता करके डेनमार्क के अधिकार को अस्वीकार कर दिया और अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया। ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती की, समझाया बुझाया, और कहीं ना कहीं कूटनीतिक रूप से उसने ये कहा कि भाई ये डेनमार्क ने जो किया ये गलत है और उससे युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया इस बात को समझ नहीं पाया और अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया दोनों ने, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क ने दोस्ती करके। और यह समझौता बिस्मार्क की विजय थी, क्योंकि बिस्मार्क ये चाहता था ऐसा हो। फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने, देखिए दोस्तों, 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना, यहाँ पर ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों मिल करके डेनमार्क को युद्ध करते हैं और डेनमार्क को हरा देते हैं। और 14 अगस्त 1865 में गेस्टाइन नामक स्थान पर विलियम फ्रांसिस जोसेफ, उन दोनों में समझौता होता है, हस्ताक्षर होते हैं, जो गेस्टाइन का समझौता कहलाता है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, टाइम लिख दिया, गेस्टाइन का समझौता होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया को होल्स्टाइन मिला और प्रशा को स्लेस्विग मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको कहा था कि जो ऑस्ट्रिया है उसको होल्स्टाइन मिला और प्रशा को स्लेस्विग मिला। अब प्रशा ने या बिस्मार्क ने जानबूझकर ये काम किया। क्यों किया? क्योंकि बिस्मार्क जानता है कि होल्स्टाइन में जर्मनी के लोग ज़्यादा हैं और स्लेस्विग में डेनमार्क और जर्मनी दोनों के लोग हैं। तो यहाँ पर अगर प्रशा होल्स्टाइन ले लेता तो फिर बाद में स्लेस्विग को लेने में दिक्कत आती। तो प्रशा ने या बिस्मार्क ने क्या किया, यहाँ पर पहले स्लेस्विग ले लिया, ऑस्ट्रिया को होल्स्टाइन दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी के लोग हैं। तो इसको भरोसा था कि बाद में येन के प्रकार होल्स्टाइन को भी ले लिया जाएगा। कील नामक बंदरगाह पर भी प्रशा की किलेबंदी का अधिकार मिल गया। या इसके पास ही एक बंदरगाह था जहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से वो बंदरगाह बहुत उसके प्रशा का काम का था। तो उसने कील नामक बंदरगाह पर भी प्रशा का अधिकार ले लिया। गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की भूल थी। क्यों भूल थी ये अपन आगे देखेंगे। और बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि यहाँ पर गेस्टाइन समझौता में ये जो प्रशा है उसने तो ले लिया अपना होल्स्टाइन, और ये जो बंदरगाह है कील नामक बंदरगाह उसकी भी किलेबंदी ले ली। और बाद में ये स्लेस्विग भी ले लेगा, क्योंकि
होलेस्टाइन भी ले लेगा, क्योंकि अभी प्रशा ने अभी स्लेस्विग लिया है जहाँ जर्मनी और डेनमार्क दोनों के लोग हैं, और होलेस्टाइन अभी यहाँ पर ऑस्ट्रिया को दिया है। और ऑस्ट्रिया को जो दिया है उसकी पीछे रीज़न यही है कि बाद में यहाँ जर्मनी के लोग ज़्यादा हैं तो किसी और तरीके से उसको ले लेगा, परंतु ऑस्ट्रिया इस बात को समझ नहीं पाया और बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय हो गई। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ होलेस्टाइन के आगामी प्रश्न पर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यहाँ पर जिसके साथ मिल करके उसने डेनमार्क को हराया, उसी के साथ एक ही साल में, जैसे 1864 में ये युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने मिल करके डेनमार्क से युद्ध किया, और आगे अपन पढ़ेंगे एक ही साल के बाद बिस्मार्क ने फिर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है। चलिए दोस्तों, दूसरा ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध और प्राग की संधि। बिस्मार्क जब ऑस्ट्रिया से युद्ध करना चाहता था, जिसके लिए उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, और कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपियन राष्ट्रों से ऑस्ट्रिया को सहायता नहीं मिले ऐसे प्रयास शुरू कर दिए। ठीक है, उसने दूसरे जो आस पड़ोस के दूसरे देश थे उन सब से दोस्ती कर ली और ये कहा कि भाई अगर हमारी लड़ाई होती है तो आप ऑस्ट्रिया को सहायता नहीं देंगे, ऐसे प्रयास उसने शुरू कर दिए। इंग्लैंड अहस्तक्षेप की नीति पर था, क्योंकि इंग्लैंड उधर अपने जो उपनिवेश थे उधर बहुत ज़्यादा व्यस्त था, और इन उपनिवेशों में हमको पता ही है, जैसे ये जो अपन बात कर रहे हैं 1864-65 की, और उस समय हमारे भारत में क्या कंडीशन थी या दूसरे जो उपनिवेश उसके होंगे वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, तो वो उधर ही व्यस्त था, इसलिए वो कहीं पर इस बीच में अब कुछ पड़ा नहीं। रूस की सहानुभूति पोलैंड में चल रहे विद्रोह में थी, रूस भी इधर पोलैंड में व्यस्त था। फ्रांस को राइन के प्रदेश का कुछ भाग देने का वादा किया। अब यहाँ पर डेनमार्क, यहाँ जो ऊपर अपन ने मैप में देखा था, वो हार गया, इधर ऑस्ट्रिया है और इधर फ्रांस है। अब फ्रांस यहाँ इन दोनों के में युद्ध में नहीं आए, इसके लिए उसने फ्रांस को तैयार किया कि आपको भाई राइन के कुछ प्रदेश दे देंगे, परंतु आप इस युद्ध में मत पड़ना, तो तटस्थ रहने के लिए तैयार कर दिया फ्रांस को। 1866 में प्रशा और सार्डिनिया में समझौता होता है, जिसके अनुसार सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो वेनेशिया उसे दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में, प्रशा और सार्डिनिया में भी एक समझौता कर लेते हैं कि भाई वो भी चुप रहे, अगर ये ऑस्ट्रिया के साथ इसमें युद्ध होता है तो वेनेशिया उसको दिलवा दिया जाएगा। जब होलेस्टाइन में जर्मनी के लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, यहाँ होलेस्टाइन में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि श्लेस्विग और होलेस्टाइन के जो प्रदेश थे, तो होलेस्टाइन में जो जर्मनी के लोग ज़्यादा थे वो अपने जर्मनी में जाने के लिए आंदोलन कर रहे थे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में। तो बिस्मार्क ने क्या किया, गुप्त रूप से उन्हें समर्थन दे दिया उधर ही, बाहर से ही, और ऑस्ट्रिया ड्यूक ऑफ अगस्टस को प्रोत्साहित करा था। उधर ऑस्ट्रिया जो था, उधर डची जो डेन के लोग थे उनको प्रोत्साहित कर रहा था कि भाई तुम लोग इधर ऑस्ट्रिया में ही रहो, परंतु गुप्त रूप से इधर बिस्मार्क उनको, उनके जो जर्मनी के लोग थे उनको समर्थन दे रहा था। उक्त मुद्दे पर ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध प्रारंभ हुआ। अब ऑस्ट्रिया भी बार बार देखने वाला था नहीं, उसने भी ये कहा कि भाई मैं, ये पहले ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था जर्मनी में, परंतु अब धीरे धीरे जर्मनी ने उधर हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध प्रारंभ हुआ। 3 जुलाई 1866 में सेडोवा कोनिग्राज का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया, और 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया हार जाता है, और 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि होती है। अब होलेस्टाइन सहित प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ बन गया। ठीक है, पहले श्लेस्विग आ गया था, अब होलेस्टाइन आ गया, उधर कील नामक बंदरगाह आ गया, तो उत्तरी भाग जो था जर्मनी का वो पूरा एक हो गया, उत्तरी जर्मनी परिसंघ बन गया। अगला और अंतिम चरण, अब डेनमार्क को उसने दबा दिया, उधर ऑस्ट्रिया को दबा दिया। अब बारी है फ्रांस की। फ्रैंको प्रेशियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रांस को आशा थी कि प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध में उसका कुछ लाभ होगा, क्योंकि ये फ्रांस को उसने लालच दिया था कि भाई अगर तुम बीच में नहीं रहोगे तो हम तुमको ये कुछ फ़ायदा देंगे, कुछ भाग देने का वादा किया था, परंतु उधर बिस्मार्क था, उसने फ्रांस को कुछ नहीं दिया। प्रशा की विजय और उत्तरी जर्मनी परिसंघ बनने से फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धक्का लगा। अब यहाँ पर फ्रांस एक तरह से बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि उसको कहा भाई चुप रहे और चुप रहा, तो उसको बाद में कुछ मिला नहीं, तो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी वो भी दब गई।
और उधर हम पूरे विश्व में भी देखें तो उधर इंग्लैंड वाले उनके तरफ उनके ऊपर हावी होते जा रहे थे। हर अपने भारत में भी देखेंगे तो अंग्रेज़ों का या इंग्लैंड वालों का ज़्यादा दबदबा था, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को यहाँ भी धक्का लगा। नेपोलियन तृतीय अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को भी पुनः प्राप्त करना चाहता था। तो जो फ्रांस की प्रतिष्ठा अब गिर रही थी नेपोलियन तृतीय की, वो वापस प्राप्त करना चाहता था। अब नेपोलियन तृतीय ने लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसका जर्मनी राष्ट्रवादियों ने मना कर दिया। और दूसरा तनाव स्पेन की राजगद्दी को लेकर हुआ, जिससे दोनों के संबंध बिगड़ गए और युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, नेपोलियन ने थोड़ी अपनी धाक जमाने के लिए लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा, तो जर्मनी ने मना कर दिया। और दूसरा फिर स्पेन की राजगद्दी को लेकर के भी तनाव हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी पक्ष ले रहा था, प्रशा पक्ष ले रहा था, और एक तरफ ये फ्रांस पक्ष ले रहा था। तो दोनों के संबंध बिगड़े और युद्ध शुरू हो गया। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और प्रशा में युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, पहले डेनमार्क हरा, अब ऑस्ट्रिया हरा, फिर अब फ्रांस हरा। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में बिस्मार्क ने विलियम प्रथम सम्राट का राज्याभिषेक किया। वही विलियम प्रथम जिसने इसको चांसलर बनाया था, उसका राज्याभिषेक हुआ। 28 फरवरी 1871 को प्रशा फ्रांस युद्ध समाप्त हो गया और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। जर्मनी ने फ्रांस से मेज, स्ट्रामबर्ग, अल्सास, लोरेन के प्रदेश लिए और हर्जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम भी ली। ये जितने भी भाग हैं, आप वो मैप देखेंगे इस वीडियो वाला, तो इसमें ये सभी जो है अल्सास, लोरेन, ये सब आपको फ्रांस के आसपास वाले इलाके में मिलेंगे। ये सभी जर्मनी ने ले लिए और 20 करोड़ पाउंड की रकम भी ली। इस प्रकार बिस्मार्क की लौह और रक्त नीति, साहस, कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण हुआ। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।